नाज़रीन, एक ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त मैं हैदराबाद में हूं और आज एक ख़ास मुलाकात में हमारे ख़ास मेहमान हैं ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब, जो रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमान का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। ज़हीरुद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। आपने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए मैं बेहद आपका ममनून और मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं चूँकि मैं एक नॉर्थ इंडिया से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और जब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में जब बात की जाती है तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया इसलिए ज़्यादा तरक्की कर गया कि यहाँ से ज़्यादा माइग्रेशन नहीं हुए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जो इस वक्त तरक्की मैं हैदराबाद में देख रहा हूँ, मुसलमान तालीम याफ्ता हैं, उनके पास अपने कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, हर फील्ड में कहीं ना कहीं उनकी तरक्की देखी जा सकती है। तो क्या ये आज़ादी के वक्त भी यही सूरत हाल थी, या आप लोगों ने अपनी जद्दोजहद से, अपनी मेहनत से आज़ादी के बाद ये सब कुछ आपने खड़ा किया? देखिए, अगर जायज़ा लिया जाए जी तो हमारा ज़वाल 1948 में आया जी, और आप लोगों का ज़वाल 1857 में आया। 90 साल पहले आया आप नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों का ज़वाल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पुलिस एक्शन के बाद सियासत अखबार जो कायम किए हैं, उसकी एक रीज़न ये थी कि जितना पढ़ा लिखा पैसे वाला इंटेलेक्चुअल तबका था वो माइग्रेट कर रहा था। यहाँ से भी हज़ारों लोग रिच पैसे वाले माइग्रेट करे हैं पाकिस्तान। और सियासत अखबार 15 अगस्त 1949 को क़ायम हुआ ताकि ये माइग्रेशन को रोके, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हम हमारे मुल्क में रह के तरक्की कर सकते हैं। डेमोक्रेसी आ रही, नई रोशनी आ रही थी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आप लोगों का ज़वाल 90 साल पहले आया तो आप लोगों को देर लगेंगी आगे बढ़ने में, और हम लोग का ज़वाल 90 साल बाद आया। उसके बावजूद एक अच्छा इशू जो हुआ हमारे साथ, गल्फ़ के रास्ते खुले। 1970s में जो गल्फ़ के रास्ते खुलने की वजह से इस वक्त 4 लाख के करीब मुसलमान तेलंगाना का गल्फ़ में काम करता है। अमेरिका, यूरोप, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अगर हम जायज़ा लेते हैं तो आज़ादी के बाद से जिस तरह जो तरक्की, जो रफ्तार यहाँ पे मिलती है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती, जबकि वहाँ भी सोच गौर फिक्र करने वाले और मिल्लत के हमदर्द लोग हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडिया का मुसलमान की जो रिलीजियस लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है बहुत ख़राब है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में वही हशर है। ये दोनों लीडरशिप भी कौम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उन लोगों को ऐसे छोटे मोटे मामलों में, मसलों में उलझा के रख देते हैं कि वो तालीम की तरफ, रोज़गार की तरफ, तरक्की का सोच ही नहीं सकते। हमारी भी लीडरशिप ज़िम्मेदार है, और हमारी लीडरशिप को जो इम्पोज़ किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट रहती है वो हर एक स्टेट में या 2 स्टेट में कोई एक मुसलमान ख़ानदान को चूज़ कर लेती है और उसको खुश करने की कोशिश करती है, ना कि गरीब आवाम को, ना कि पूरे कौम को। तो ये बदकिस्मती हमारी कि वो ख़ानदानी राजा बन गए हैं, महाराजा बन गए हैं। चाहे वो यूपी का लो आप, पूरे मुल्क में यही हाल है। महाराष्ट्र में अबू आज़मी फैमिली है, दिल्ली में शाही इमाम है, उनका क्या रोल है मुसलमान की तरक्की में? आज़म खां है, याकूब कुरैशी है, हमारे हैदराबाद से ओवैसी है, इन लोगों का क्या कुछ ज़्यादा रोल नहीं है कौम की तामीर में? महाराजा गए, राजा नवाबा ख़त्म हुए, मगर जब जमहूरियत आई तो जमहूरियत में एक नए फैमिलीज़ पैदा हो गए, और वो फैमिलीज़ की वजह से मैं समझता हूँ हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मुसलमानों को। सियासी लीडरशिप का तो हम हाल देख रहे हैं, लेकिन जो रिलीजियस लीडरशिप है उसका भी कहीं ना कहीं, उससे भी जो आवाम को फ़ायदा होना था वो नहीं हो रहा है। तो रिलीजियस लीडरशिप की नाकामी की असल वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, रिलीजियस लीडरशिप का एक एजेंडा है जी। उनका एजेंडा ये है कि मदरसा और मदरसे की तालीम, और उससे उनका वजूद है। वो चाहते हैं कि मुसलमान बैकवर्ड रहे, मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं रहे, मुसलमान फतवे की सियासत में घिरे रहें, हर वक्त उनके पास आए और उनसे मिले, उनके ताबे रहे, उनके ग़ुलाम रहे। तो ये जो 2 किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप है और रिलीजियस लीडरशिप है, ये हिंदुस्तान को में क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान। हम अगर हिंदुस्तान की बात करें
तो मदरसे है, देखिए मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मदरसे के बग़ैर हमारा मज़हब नहीं है, मगर मदरसे के ओनर्स या जो वो है चलाने वाले हैं, उनके बच्चे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाफिज़ बने, वो मदरसों में पढ़े, उर्दू ही पढ़े, दूसरी ज़बान नहीं पढ़े। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हैदराबाद में सौ हज़ारों मदरसे हैं, यहाँ के जितने मदरसे वाले हैं उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, पैसे वाले मुसलमान के बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि गरीब मुसलमान, मिडिल क्लास मुसलमान अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का लीडरशिप का तकाज़ा है? मैं समझता हूँ ये तो बोगस लीडरशिप है। अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाएंगे, गरीब के बच्चों को उर्दू मीडियम। हाँ ज़रूर पढ़ाइए, उर्दू से वाकिफ़ कराइए, अरबी से वाकिफ़ कराइए, मगर जहाँ तक दुनियावी तालीम का है, हैदराबाद में मैं आपको मिसाल दूंगा, हज़ारों बच्चे, लड़कियाँ ऐसे हैं जो हिफ्ज़ करे बाद आज इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं। एक बार एक लड़का या लड़की 6666 आयत हिफ्ज़ कर लिया, उसके वास्ते दुनियावी तालीम तो एक कचरा है। ये नहीं समझ रहे हमारे लोग। बहुत सारे गरीब माँ बाप हैं कि जो शायद एफ़र्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन आज उनके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, 18-18 लाख की सैलरी पा रहे हैं। तो वो वालिदैन जो ये सोचते हैं कि मेरे पास अब कोई दुनिया नहीं है, और ले जाकर अपने बच्चे को मदरसे के हवाले कर देते हैं, जहाँ उनको एक मौका था कि अल्लाह ने उन्हें एक औलाद अता की थी और उस औलाद को तालीम याफ्ता बना करके तरक्की की राह पे डाल सकते थे। क्या ये मदरसे उनसे वो मौक़े छीन ले रहे हैं? मदरसे मौक़े छीन रहे हैं तो नहीं बोल सकता मैं, मगर एक चीज़ बोलता हूँ कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं मदरसे वाले। देखिए आज हैदराबाद में मैं बोल सकता हूँ कि हाफिज़ बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स, MBA, साइंटिस्ट बन रहे हैं। कैसा बन रहे हैं? वो भी बच्चे ज़हीन हैं। अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो कुंड ज़हन हैं उनको हम मदरसों में डाल दें, मगर उसके बरखिलाफ़ रिज़ल्ट जो आ रहे हैं मदरसों के बहुत अच्छे हैं। माँ बाप को भी अपनी मेंटालिटी ज़रूर दीनी तालीम देना चाहिए। बग़ैर दीन के, बग़ैर उर्दू के हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा, मगर उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी देना चाहिए। और मदरसों में और एक बदकिस्मती की बात बोलता हूँ, जो हमारा ज़कात का निज़ाम है वो पूरा मदरसों में जा रहा है, और उसमें जो कफ़ाफ़ ले रहे हैं बहुत हाई है। आप जाके देखिए मदरसों में जो खाना मिलता है बहुत ही ख़राब किस्म का रहता है, जबकि मदरसे के ओनर्स जो निगरानकार हैं उनके घरों में जाके देखिए हर किस्म का अच्छा इक्विपमेंट रहता है, अच्छे से अच्छा लेटेस्ट फ़ोन रहेगा, लेटेस्ट गैजेट्स रहेंगे, लेटेस्ट फ्रिज रहेंगे। वो कहाँ से कर रहे हैं? वो मदरसे को भी एक बिज़नेस बना लिए हैं वो। जब तक हम हमारी कौम में जो खामियां हैं उसका हम आगे नहीं लाएंगे, मैं समझता हूँ ये हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेंगे। इस 50 सालों के अंदर या 60 सालों के अंदर आप लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए हमारा अचीवमेंट तो खैर अपनी ज़बान बोलना ठीक नहीं रहता, मगर बात यह है कि हम कोई प्लान्ड वे में नहीं गए, हम कोई एक मंसूबा बना के नहीं गए। जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो वो प्रॉब्लम, कौम का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देखे हैं कि 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करी थी। यूपी का कोटा 3 लाख था, आंध्रा का कोटा 84,500 था, आंध्र प्रदेश का। हम एक हेल्पलाइन शुरू कराए जो आप मेरे पीछे चलिए, आप लोग उसका वीडियो भी लिए। हम लोगों को ये कहे कि आप सिर्फ हमारे पास आ जाइए, हम आपका पूरा काम करेंगे। तो 60 डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग होती है। गरीब लोग हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। आंध्र प्रदेश से 2,25,000 दरख्वास्तें गए हैं, हमारा कोटा है 84,000, और यूपी का 3 लाख कोटा है, सिर्फ 60,000 दरख्वास्तें आई। तो जब प्लानिंग का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कि आंध्र प्रदेश का कोटा दे के वो लोग वो वापस कर रहे थे यूपी, तो हम जाके उनसे फ़ाइट करें कि आप ये मुसलमान का कोटा है, आंध्र प्रदेश के मुसलमान को जो हम जब अप्लाई करें तो हमको जो, तो उस वक्त हमारे को 2,25,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिली। तो हम यूपी का कोटा, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 50% भी लोग अप्लाई नहीं कर रहे। आज अल्लाह के फजल से आंध्र प्रदेश में
आपको बोलूँ मैं, हमें एक उर्दू अखबार रन करते हुए एक अमेरिकन एक्सेंट प्रोग्राम शुरू करे थे 2002 में। आज वो प्रोग्राम की वजह से 17,000 गरीब ऑटो ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ओल्ड सिटी में जो मुसलमान थे, बच्चे 10-10 साल, 5-5 साल चबूतरा में बैठे रहते थे, होटलों में बैठे रहते थे, ये सोच के कि मेरा भाई बहन वीज़ा भेजेंगे गल्फ से और मैं गल्फ जाऊंगा। आज ये बच्चे हाईटेक सिटी हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। 17,000 मुसलमानों के बच्चे हाईटेक सिटी में जॉब कर रहे हैं, जिसकी तनख्वाह मिनिमम 15,000 से लेके 4 लाख महाना है। मैक्सिमम 4 लाख महाना है। अब एक ऑटो ड्राइवर के घर में, अगर एक प्लम्बर के घर में 5-5 लाख 6-6 लाख सालाना तनख्वाह, बाप कभी ज़िंदगी में 5,000 रुपये एक मुश्त हाथ में नहीं लिया, उनके बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये रेवोल्यूशन सिर्फ तालीम से आ सकता है। हम एक हैदराबाद में 1996 में 2 कोर्सेज का हम काम शुरू करे थे। एक यूनानी हकीम डॉक्टर का कोर्स, जहाँ 100 सीट थे, उसमें से 40-50 फिल होते थे, बाकी के खाली जाते थे। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश चाह रही थी कि वो इंग्लिश मीडियम में कर दे। हम 96 में चंद्रबाबू चीफ मिनिस्टर थे, एक लेटर लिखे कि आप 1 साल का मौका दियो हमें, अभी कन्वर्ट मत करिए, हम उसके रिज़ल्ट बताएंगे। 96 से आज 2014 है, 15 है, 19 साल में जब 100 सीट में से 40-50 फिल होते थे, आज एक सीट के वास्ते 300 मुसलमान फाइट कर रहे हैं। बताइए, 300 मुसलमान। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि साउथ इंडिया में एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये पूरे जगह के जो हकीम और यूनानी कॉलेजेस थे, वहाँ पे 15 लाख डोनेशन चल रहा है। और अल्टरनेट मेडिसिन में हर दुनिया के हर मुल्क में अल्टरनेट मेडिसिन को 20% कोटा है। हमारे बच्चे आज 125 बच्चे पास हो रहे हैं, उसमें से 25-30 बच्चे तो गवर्नमेंट रोज़गार मिल जाता है, सिविल सर्जन बन जाते हैं, जिसकी तनख्वाह 60-70 हज़ार है। तो बात यह है कि हम अगर रोशन ख्याली से और अल्लाह को हाजिर और नाज़िर रख के कौम की खिदमत में काम करेंगे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ मैं आपको, 13,000 मुसलमानों को उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं। आज मिनिमम तनख्वाह 35,000 से कम नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स की। कोई तेलुगु मीडियम में इतना रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हुआ था। उर्दू मीडियम्स के जो स्कूल्स थे उसमें सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक साजिश करके टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं होता था। जैसा 100 टीचर की ज़रूरत है तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट 13 टीचर का हुआ, 13% हुआ था, और लोएस्ट रिक्रूटमेंट 8% हुआ था। ये 30 साल ये स्टैटिस्टिक्स चली। 96 में हम इसको लेके मॉक इंटरव्यूज़, मॉक एग्जामिनेशन, फ्री टेस्ट, फ्री ट्रेनिंग करे, और हम कोई टीचर को पे नहीं करते, ना बच्चों से पैसे लेते। पहले बैच में 1800 टीचर्स का था। अगर 10% रिक्रूटमेंट बोले तो 180 टीचर का होना चाहिए था। 1996 में 1823 में से 1650 के करीब टीचर्स गवर्नमेंट में रिक्रूट हुए। आज हर टीचर की तनख्वाह 50,000 से कम नहीं। जब टीचर का रिक्रूटमेंट आया, गवर्नमेंट की ये साजिश थी 1956 से 1996, 40 साल उनकी ये साजिश थी कि उर्दू मीडियम स्कूल्स को कैसा बंद किया जाए ताकि ये मुसलमान जो पढ़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। वो साजिश कांग्रेस की हुकूमत थी उतने साल, और वो जैसा तेलुगु देशम की हुकूमत आई, हम उन लोगों के सामने प्रपोजल रखे कि हम फ़कीर हो जा रहे हैं, रिक्शा वाले हो जा रहे हैं, प्लम्बर हो जा रहे हैं, जो नौमा थे, जो ज़मींदार थे, जो काश्तकार थे, तो वो एक्सेप्ट करे। और ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स आने की वजह से हमारे को फ़ायदा हुआ। और साउथ इंडिया में सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स आई। कांग्रेस के बदले कोई दूसरी पार्टी आई, यहाँ पे तेलुगु देशम आई, कर्नाटका में JDU आई, केरला में मुस्लिम लीग आई, कम्युनिस्ट आई। तो ये ऑल्टरनेट हमारे को चूज़, हम किसी के ग़ुलाम बन के नहीं रहे, हम हमारे डिमांड्स रखें और उनसे एक्सट्रैक्ट करें। तो जब टीचर्स 13,000 रिक्रूट हुए हैं तो 10 गुना उर्दू स्कूल्स में स्ट्रेंथ बढ़ गई। टीचर का भी फ़र्ज़ बन गया कि हर गली में जाए, मेरे वास्ते स्टूडेंट लाए, कल के दिन वो जॉब ख़त्म हो जाएगा उसका। तो ऐसा प्रॉब्लम को, इशू को लेके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अल्लाह के फजल से जो भी इशू लेते हैं
वो उसमें हमारे रीडर्स का सब में बड़ा ताउन रहता है। सियासत का रीडर अंधा है सियासत के मामले में। सियासत कोई काम करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप हमारे एडिटर साहब वो देखते हैं काम, वो ये लावारिस लाशें हैं। हर महीना हमारे पास 70-80 लावारिस लाशें आते। वो लाशों को लेके जला दिया जाता था, तो एक गड़ा खोद के पूरे ख़बरस्तानों में हिंदू मुसलमान हर एक की लाश डाल देते थे। हम बोले नहीं, हमारे को हमारे लाशें दे दो। अभी कल रात में बात हो रही थी, एक ख़बरस्तान में 2000 लाशें तदफीन हो गई है लास्ट 1.5 ईयर में। तो हम लोग ये कहे कि फिर से शुरू करो जो वापस, क्योंकि ख़बरस्तानों का शॉर्टेज है। हैदराबाद सिटी में एक गज़ ज़मीन 50,000 1 लाख रुपए है। तो एक इशू को लेके हम काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पे आपके हर फील्ड में तकरीबन आप मल्टी फील्ड में आप हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं। आप कहाँ से फ़ंड जनरेट करते हैं और कैसे इसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, फ़ंड जनरेशन का तो मैं नहीं बोल सकता, अल्लाह है, और जिस वक्त चाहे वो पैसा आ जाता है। ये हमारा रीडर है, सियासत का रीडर है, वो अपने ला के देता है पैसे। हमारे पास कोई FCNR अकाउंट नहीं है, ना कोई फॉरेन डोनेशन आता है। हम हमारी 25% आमदनी ये ट्रस्टों के कामों में डालते हैं। अभी आप ये हमारी बिल्डिंग सिर्फ चैरिटेबल कामों के वास्ते यूज़ होती है। अगर हम ये बिल्डिंग को किराए पे दिए तो 8-10 लाख माहाना किराया आ जा सकता। किराया लेके क्या करेंगे? कुछ सोने का बिस्किट या चांदी का बिस्किट तो नहीं खाएंगे। गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वर्ल्ड के 10 डायमंड्स बोले तो कहाँ से निकलेंगे? तो वो 10 डायमंड्स गोलकुंडा माइंस आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैं। और मेरा शुरू से ये फीलिंग है कि हमारे गरीब से गरीब में ज़्यादा आगे बढ़ने की सोच है, ख्वाहिश है, ना कि अमीर। अगर आप मेरे बच्चे की बात करूँगा तो उसको अच्छी गाड़ी होना, उसको अच्छा फ़ोन होना, उसको अच्छी लाइफ होना, अच्छा डिओड्रेंट होना, अच्छा जूता होना। मगर गरीब, ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो आया है लास्ट 10-15 ईयर्स में, उससे गरीब के घर में भी टेलीकॉम आ गया, टेलीविज़न आ गया, सेलफ़ोन आ गया। उन्हें जब देखता है टेलीविज़न में एक ऐड तो उसको भी ख्वाहिश होती है मेरे को भी वैसा घर होना, मेरे को भी वो गाड़ी होना, मेरे को भी, मेरे बच्चों को, मुझे नहीं मिले तो मेरे बच्चों को। तो उसमें एक तालीमी रुझान पैदा हो गया है। वो तालीम मैं समझता हूँ, मैं हर वक्त नॉर्थ इंडिया का क्रिटिकल रहता था, मायूस रहता था, और वहाँ ख्वाहिश नहीं है। मगर मुजफ्फरनगर में हम स्कूल स्टार्ट करे लास्ट ईयर, उसके बाद ये फीलिंग आ गई कि जिस दिन यूपी का मुसलमान ठहरे रहेगा कमर बांध के, तो उसको कोई पीछे नहीं रखेगा। और मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ख्वाहिशमंद है, इतना आगे बढ़ना चाह रहा है यूपी का मुसलमान। सिर्फ एक ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, ईमानदार NGOs की है। मुझे मायूसी होती है कि नॉर्थ में जो पैसे वाला मुसलमान है, जो सियासतदान हैं, जो मदरसे का मुसलमान है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ने हमारी कौम को पीछे कर दिया। बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है। और वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे पास, जो हम बेसिक काम, जब हमारा काम लोग तारीफ़ करते हैं, हम तो AC ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो हमारे पास काम करने वाले हैं उनका जज्बे की कदर करता हूँ और उनको मैं सलाम करता हूँ। हमारा नहीं है, हम AC रूम में बैठे, सिर्फ एक काम दे दो, वो इम्प्लीमेंट ऐसा करते हैं, अपना है। आज सियासत का हर एम्प्लॉय ये समझता है कि अखबार मेरा है, मैं ओनर हूँ ये अखबार का। तो जब तक ये जज्बा मेरे को अपनी कौम का नहीं आएगा, मेरे घर, मेरे माँ बाप की जब तक मैं इज़्ज़त नहीं करूँगा, तो मैं मेरे भाई बहन को मैं देखभाल नहीं करूँगा, तो क्या मैं कौम का जज्बा कर सकूँ? क्या मैं इस मुल्क के वास्ते करूँगा? नौजवानों का एक तबका उभरा है जिनके अंदर सिंसियरिटी है और वो चाहते हैं कि चलो पीछे जिन लोगों ने जो भी किया, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये वो तबका जो कुछ करना चाहता है लेकिन जिसके पास वसाइल नहीं है। लेकिन अगर वो कामयाबी की राह पे अगर आगे जाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि क्या तरीक़ाकार अपनाए जिससे वो अपने मकसद में कामयाब होता आगे बढ़े? देखिए, आप अगर ये सवाल मेरे को 10 साल पहले करते तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था, मगर आज इसका जवाब है मेरे पास। हिंदुस्तान एक ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क होने जा रहा है और मोदी साहब से 100 मुखालिफत होंगे, कभी हम उनको गुजरात फसाद के वास्ते हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, मगर जो स्कीम्स ला हैं ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट का, बदकिस्मती की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कौम में
अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हाईएस्ट प्राइमरी लेवल में इंटेक हमारे मुसलमान का है, जैनों से बढ़ के, हिंदुओं से बढ़ के, क्रिश्चियनों के, और हाईएस्ट ड्रॉप आउट बाई 10th क्लास हमारा ही है। ये मेरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की है, HRD की है, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी कौम के लोगों को तालीम, मगर मजबूरी की वजह से, फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से वो ड्रॉप आउट होते हैं। मगर जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट, UPA गवर्नमेंट 1 में जो स्कीम्स आए थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद अब जो स्कीम आया स्किल डेवलपमेंट, जो बदकिस्मती से 10th पास होके प्लम्बर बन गया, कारपेंटर बन गया, मुझे यकीन है ये बच्चा या ये बच्ची थोड़ा नर्सिंग कोर्स कर ले, थोड़ा अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कर ले, तो इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ पे 5-5 लाख नर्सेस की ज़रूरत है सालाना, प्लम्बर्स की ज़रूरत है, कारपेंटर्स की ज़रूरत है, मैसन्स की ज़रूरत है। हम ये बच्चों को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हज़ारों करोड़ का बजट है फ़िलवक्त, हर NGO 3 साल का पुराना can tie up with some companies, tie up with Ministry of Minority Affairs, Ministry of Social Welfare, हज़ारों ऐसे स्कीम्स है जिससे करोड़ों रुपये आते हैं। आप छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ, माइनॉरिटी अफेयर्स का एक स्कीम है जिसमें ये चाहते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट प्रोग्राम सीखे, जॉब स्किल्स बने, तो हमारे बच्चे हैदराबाद से 100 बच्चे जॉब्स में जा रहे हैं। तो ये स्कीम्स को अगर प्रॉपरली नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। और नॉर्थ इंडिया का मुसलमान, मैं समझता हूँ हमारे से ज़्यादा आज ख्वाहिशमंद है, हमारे से ज़्यादा ईगली वेट कर रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आए। वो सियासतदानों से मायूस है, वो हमारे खुद रिलीजियस लीडरशिप से मायूस है, और वो चाहता है कि मेरा बच्चा तरक्की करे। तो मैं समझता हूँ कोई रोक नहीं सकता। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी ज़िंदगी चले हैं और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में रोल अदा किया है। लेकिन इस वक्त जो सियासी सतह पे हम देख रहे हैं कि एक नफ़रत का माहौल चारों तरफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मुस्लिम लीडरशिप भी आगे है, ख़ासतौर से नौजवानों का वो तबका कि जो इसके अंजाम से वाकिफ़ नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं और जो नौजवान उन्हें अपने खैरखा मानकर उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे चल के क्या नुकसानात हमें मिलेगा? देखिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर है ये नफ़रत की सियासत का। एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू मुसलमान शीर व शक्कर की तरह गंगा जमनी तहज़ीब में गुजारे हैं सालों। मैं मुसलमान की बात करता हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स आई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की कि 92% ऑफ मुस्लिम DNA बिलोंग्स टू इंडिया। मतलब ये कि हम बाहर से नहीं आए, हमारा जो DNA है, मेरे हिंदू भाई का मेरा DNA सेम है। 92%, सिर्फ 8% का DNA है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे आबा और अजदाद भी हिंदू थे एक ज़माने में, और वो इस्लाम कबूल करे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत से, नाइंसाफ़ियों की वजह से। असदुद्दीन वैसी साहब जैसे नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, जैसे अभी मुंबई में थे, दिल्ली में जाते हैं, ख़ासतौर से उनकी जो सियासी तौर पे जो उनकी गुफ्तगू होती है उसमें बहुत ज़्यादा जज्बातियत होती है। उससे नौजवान कहीं ना कहीं अपनी राह, अपनी सिमत से भटक जा रहा है, और वो ये नहीं तय कर पा रहा है कि हिंदुस्तान में हमारा मुस्तकबिल मोहब्बतों के साथ है या नफ़रतों के साथ है। हम बाकी लोगों के साथ कैसे आगे कदम बढ़ें? अगर नफ़रत का ये जज्बा अगर बढ़ेगा तो नुकसान हमारा क्या है? देखिए, असदुद्दीन साहब और मजलिस जो पार्टी है हैदराबाद में 30 साल, 84 बोले तो 30 साल से उनके वालिद और उन्होंने MP रहे हैं। आप जाके देखिए ओल्ड सिटी के स्लम्स का क्या हाल है। कभी पैसे वाला सियासतदान मुसलमान ये नहीं चाहता है कि गरीब मुसलमान तालीम याफ्ता बढ़े, तरक्की करे। ये लोग की सोच है, इनकी सोच नहीं है। हर पैसे वाले मुसलमान की सोच है कि गरीब जहाँ हैं एज इन वेयर इन पोजीशन रहे। और ये लोग भी अब हैदराबाद में जब तरक्की नहीं करे, हैदराबाद जो नवाबों का शहर था स्लमों का शहर हो गया। आप इंटीरियर हैदराबाद में जाइए, ये तो मेन रोड्स है, आप इंटीरियर हैदराबाद में जाइए, उतनी गुर्बत पाएंगे जितनी यूपी में है। यूपी में फिर भी आपके पास पक्के मकान हैं, हैदराबाद में पक्के मकान भी नहीं है, टीनों के मकान हैं। एक घर में 10-10, 11, एक रूम में 10-10, 11 बाड़े हैं हैदराबाद में। बाड़े मतलब एक रूम में 3-3 फैमिलीज रहते हैं, वहीं पे उनका बाथरूम है, वहीं पे उनका रहना, सोना, बिछोना, खाना पकाना, हर चीज़ है। ये तो नफ़रत की सियासत बो रहे हैं इसलिए कि अपने सर्वाइवल के वास्ते।
और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के वास्ते सब में ज़्यादा नुकसानदेह ये सियासत रहेंगी, क्योंकि जब एक तराजू है उसमें अगर हिंदू नफ़रत करेंगा तो मुसलमान, दोनों की नफ़रत बढ़ेंगी। अगर दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो वो ये नफ़रत की सियासत ख़त्म होगी। ये हिंदू लीडरशिप भी चाहती है नफ़रत रहे, मुसलमान लीडरशिप भी चाहती है नफ़रत रहे, ताकि इनका जवाल ना आए, ये इनका उरूज हर वक्त रहे। तो ये तो चाहेंगे। अब महाराष्ट्र में गए, वो महाराष्ट्र में किसको नुकसान पहुँचाए? कांग्रेस को, एनसीपी को पहुँचाए। फ़ायदा किसको हुआ? शिवसेना को, बीजेपी को फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदे से क्या मुसलमान का फ़ायदा हो सकता है? ये नौजवान नस्ल सोचना चाहिए कि नफ़रत की सियासत कभी हमारे को हिंदुस्तान में फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, हर वक्त हमारे वास्ते नुकसान होंगी। हमारा यंग जनरेशन जो भी कौम की खिदमत गुजार है उसको कौम आगे बढ़ना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। और ये डर सहमे हुए माहौल, भाई इस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा मुल्क है और मैं यहाँ पे दफन होने वाला हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। जितना ये मुल्क हिंदू का है उतना मेरा भी है, और इसमें कहीं कमी आएंगी तो मैं फ़ाइट करूँगा मेरे हक़ के वास्ते। हर नौजवान को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसके वास्ते मरूँगा, इसके वास्ते जीऊँगा। और ये सोशल मीडिया जो है, इस सोशल मीडिया को हम अपना लें और आप देखिए कितना चेंज कर सकते हैं। आज हम एक हैदराबाद के उर्दू अखबार थे, इंग्लिश में डाले, नेट पे डाले, क्योंकि अखबार छापना इंग्लिश में बहुत मुश्किल है। 1 मिनट में छाप दे सकता हूँ। मेरे पास 700 न्यूज़ रोज़ अपलोड होते हैं इंटरनेट पे, 700 न्यूज़ अपलोड होते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। मैं अखबार छाप सकता हूँ, मगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं आएंगी उसकी। इंटरनेट पे डाल रहा हूँ, ज़ीरो कॉस्ट है मेरा, नो वेरिएबल कॉस्ट। एक अखबार आप निकालते हैं तो 10 रुपये न्यूज़पेपर का, न्यूज़ प्रिंट का कॉस्ट आता, बिकता 2 रुपये में, आते आपका ने 2 रुपया। तो हम जब तक सोशल मीडिया को अपनाए नहीं, सोशल मीडिया हर एक के वास्ते, जो डाउन ट्रोडन है, एससीज़ है, एसटीज़ है, बीसीज़ है, मुस्लिम्स है, जिसका कोई पॉलिटिकल से नहीं है। आप देखिए 2 बुक्स आए हैं, ऑथर का तो ऑथर है, गूगल का चेयरमैन है, और उसका एक है द डिजिटल एज बोल के, और एक सेकंड बुक आई है CIA के डायरेक्टर लिखे, वर्ल्ड विदाउट इस्लाम। आप पढ़िए बुक, ये आप बुक पढ़िए, वो लोग क्या सोच रहे हैं, हम कैसा तरक्की कर रहा, मुसलमान कैसा तरक्की कर रहा, इस्लाम कैसा तरक्की कर रहा। हज़ारों लोग, अमेरिका की एक छोटी स्टैटिस्टिक्स दे के ख़त्म करता हूँ मैं, कि 1 लाख मुसलमान 1970 में अमेरिका में थे, आज 70 लाख मुसलमान हैं। कौन सी स्टैटिस्टिक्स बोलिए आप, कौन सी उससे 1 लाख के 70 हो सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ कन्वर्जन, सिर्फ और सिर्फ रिवोट हो रहे हैं हमारे लोग। तो इसको कोई रोक नहीं सकता, इस इस्लाम को कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा उन लोग आपको ब्रांड कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, और हम उसके ऊपर साइलेंट स्पेक्टेटर बने हुए हैं। हम जब नहीं हैं, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, तो हमारे जो आप पॉलिटिशियंस का नाम ले रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे थे कि ये बच्चे हमारे खून के दुश्मन थे, ये तो ख़ानदानी टेररिस्ट थे। शाहिद बिलाल, उनके असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू दिए, शाहिद बिलाल मेरी भी जान का नुकसान है, मेरी भी जान को वो है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो हम लोग ये स्टैंड लिए कि ये मुसलमान नहीं कर सकता है। एक एक बच्चा है, 4-4 बहनें हैं, 5-5 बहनें हैं, उनको घर चलाना है, उसको या टेररिस्ट बनता हो। अल्लाह के फजल से पहली बार 65 साल की हिंदुस्तान की तारीख़ में बोलता हूँ मैं कि 3 लाख पर हेड बच्चों को कंपनसेशन मिला हैदराबाद की मुहिम की वजह से। 3 लाख कंपनसेशन मिला मुसलमानों को, इल्लीगल टॉर्चर एंड इल्लीगल डिटेंशन बाय पुलिस। माशाअल्लाह। पहली बार मुंबई में कस्टोडियल डेथ बोल के पहली बार 25 लाख कंपनसेशन घाटकोपर केस में। जब तक हमारा नौजवान डेमोक्रेटिक नॉन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन रहेगा, ये मजलिस पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगी, क्योंकि इनको पैसा मिलता है हर जगह से, ये फसाद करो और फैलेंगी तो पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान का नुकसान होगा। इससे हमारा नौजवान को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान और कौम का को बदनुमा दाग रहेगा। क्या साउथ इंडिया एक बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से नॉर्थ इंडिया में उतरने की कोशिश कर रहा है, और उसमें सियासत और आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हालांकि आपने शुरुआत कर दी है, लेकिन किसी और बड़े पैमाने पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए,
सही बात है ये आप जो बोल रहे हैं। अक्सर मैं अलीगढ़ में था तो वहाँ पे एक सवाल आया कि 100 साल पहले नॉर्थ इंडिया का मुसलमान हिजरत करके साउथ इंडिया के मुसलमान को तालीम दिया। ये हकीकत की बात है। और अलीगढ़ में जब थे तो ये ख्याल आया कि स्टूडेंट्स का कि आप लोग अब हिजरत करिए, नॉर्थ को आइए, हमारे को पे बैक करिए। उतना हमारे पास पैसा नहीं है। और मगर मुझे यकीन है यूपी दिल्ली में हम लोग एक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आसाम में लिए हैं। और आपको कल ही बताया मैं कि कैसा 5,500 के करीब 10 साल में मुसलमान यूपी, बिहार, आसाम, झारखंड, बंगाल से यहाँ हैदराबाद में आके इंजीनियरिंग करे। आज अच्छे अच्छे पोजीशनों पे सऊदी अरब में है, इंग्लैंड में है। पहला बैच झारखंड का 8 बच्चों का आया था हैदराबाद में, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। यूपी बिहार वाले सिर्फ मैकेनिकल और सिविल की बात करते हैं। आज 8 में के 8 इंडियन नेवी में काम कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के वास्ते सब में बड़ा एसेट बन रहा है हमारा बच्चा। और ये तालीम नहीं हासिल करेंगे तो सब में बड़ी लायबिलिटी बनने वाला है। आप 20 करोड़ इस मुल्क में मुसलमान हैं, 20 करोड़ को पिछड़े हुए रखे तो इस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के इनविटेशन पे अमेरिका में 42 डेज़ था। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो है ऐसा तरक्की कर रहे हैं। हम अगर हमारे मुसलमानों को तरक्की नहीं करेंगे तो इस मुल्क के वास्ते डेंजरस है। मुसलमान के वास्ते तो डेंजरस है ही है, मगर मुल्क की सलामती। हिंदुस्तान चाइना को ओवरटेक करने जा रहा है, हिंदुस्तान अमेरिका को ओवरटेक करने जा रहा है। और हिंदुस्तान में 2030 में 50 करोड़ लोग बेरोज़गार रहेंगे, उसमें से 10-12 करोड़ तो हमारे लोग रहेंगे। तो हमारे पास आज हमारी कौम की स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि 10-12 करोड़ लोगों को कैसा रोज़गार दिलाए, स्किल डेवलपमेंट के काम दिलाए, इनको तालीम दिलाए ताकि ये रोज़गार करे। और ये हमारा मुल्क है और मुझे यकीन है कि इस मुल्क में हमारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर में। बहरहाल मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। आपका शुक्रिया है कि आप हैदराबाद आए माशाअल्लाह इस काम के लिए। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, एक रोल मॉडल के तौर पर वो साउथ इंडिया में आए, ख़ास तौर से हैदराबाद में आए। और हैदराबाद में आए तो सियासत के ऑफिस ज़रूर आएँ। मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिलो दिमाग को खोलकर और बहुत संजीदगी से उन बातों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इसलिए कि अगर हम एक दरख्शां मुस्तकबिल का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल संजीदगी के साथ प्लानिंग में लगाएं और मनसूबाबंद तरीके से ये सोचते हुए कि किस काम से कौम को फ़ायदा होने वाला है और किस काम से कौम को नुकसान होने वाला है। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम कामयाबी के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। बहरहाल अगली मुलाकात में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।